Wheel Company Limited has a policy of providing subsidized loans to its employees for the purpose of buying or building houses। जो व्हील कंपनी लिमिटेड है वो अपने एम्प्लॉयज़ को सब्सिडाइज लोन प्रोवाइड करवाती है। मिस्टर एक्स उन्होंने भी लोन लिया है, 10 लाख रुपए का लोन लिया है और इंटरेस्ट की रेट क्या है कि 10 लाख में से जो शुरू का 4 लाख है उसके ऊपर 4% का ब्याज लगेगा और जो आखिरी का जो 6 लाख है उसके ऊपर 7% का ब्याज लगेगा। लोन के इंटरेस्ट की कैलकुलेशन वो 1 जनवरी से शुरू हो जाएगी। टेन्योर लोन को चुकाने का 5 साल का है। प्रीपेमेंट ऑप्शन भी है, आप चाहे फुल या पार्शल प्रीपेमेंट कर सकते हैं। जो प्रिंसिपल अमाउंट जो लोन की जो रिपे करी जाएगी 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में, उसमें से जो भी आप सबसे पहले जो प्रिंसिपल जो पे करोगे सबसे पहले उसे सेट ऑफ किया जाएगा ये 7% वाली प्रिंसिपल से। जो इंटरेस्ट है वो अक्रू होगी एनुअल बेसिस पे। मिस्टर एक्स को सर्विस में रहना पड़ेगा लोन के टर्म की एंड तक। और जो मार्केट में जो कंपेरेबल लोन है, मार्केट रेट कंपेरेबल जो लोन है उसका जो मार्केट रेट है वो 12% है। यानी मिस्टर एक्स अगर यही 10 लाख रुपए का लोन अगर बाहर से खरीद लेने के लिए जाएं तो उनको 12% पे पड़ेगा। फिर ये मिस्टर एक्स की एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज है, यानी कंपनी को मिस्टर एक्स इस तरीके से इतनी पेमेंट करेंगे 5 साल में, ये कंपनी एक्सपेक्ट करती है मिस्टर एक्स से। ये देखो 1 जनवरी को लोन लिया, उसके बाद जैसे जैसे मिस्टर एक्स जैसे 10 लाख का था, फिर 1 साल बाद पेमेंट किया 2 लाख का, फिर 8 लाख बच गया, फिर 2 लाख का पेमेंट किया, फिर 6 लाख बच गया। इस तरीके से मिस्टर एक्स पेमेंट करेंगे, ये एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज है। फिर नीचे लिखा हुआ है कि लेकिन जो मिस्टर एक्स है उन्होंने इस तारीख को 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा दे दिए, यानी 2 लाख रुपए तो दिए ही दिए, 2 लाख और एक्स्ट्रा दे दिए, यानी 4 लाख रुपए दे दिए, जिससे कि इस साल का जो बैलेंसिंग अमाउंट था वो 6 लाख की जगह सीधा 4 लाख हो गया है। इससे क्या हुआ कि जो एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज थी वो चेंज हो गई कंपनी की। मतलब यहाँ तक तो 31 दिसंबर 2002 तक तो लग रहा था कि हाँ फ्यूचर की जो कैश फ्लोज है वो भी इसी तरीके से रहेंगी, लेकिन उन्होंने अपनी जेब से बाद में 2 लाख रुपए और एक्स्ट्रा दे दिए। तो सिनेरियो के आगे का फ्यूचर का जो सिनेरियो था वो पूरा का पूरा चेंज हो गया ना। फ्यूचर के जो कैश फ्लोज थे वो तो चेंज हो गए। फिर ये देखो अब फ्यूचर के जो कैश फ्लोज थे वो इस तरीके से चेंज हुए कि यहाँ तक तो सेम ही था, नहीं देखो यहाँ तक तो सेम ही था सब कुछ, इंटरेस्ट और ये सब। यहाँ पे बस 6 लाख रुपए था, इन्होंने 2 लाख रुपए दे दिए तो 2 लाख इसमें ऐड हो गया और इसमें जो है 2 लाख कम हो गए आउटस्टैंडिंग बैलेंस में। तो अब जहाँ पे 6 लाख बचे थे तो वहाँ पे 4 लाख बचा है और कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि आगे वो इस तरीके से पेमेंट करेंगे। अब हमें व्हील कंपनी लिमिटेड की बुक्स में जनरल एंट्रीज को रिकॉर्ड करना है एज पर इंडिया 109। तो अब हम जो है अपनी आंसर शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल, हु एम आई, स्टेप 1 मतलब स्टेप 0, सबसे पहला सवाल हु एम आई। तो हु एम आई, मैं कौन हूँ? मुझे व्हील कंपनी लिमिटेड की बुक्स में बनाना है, एंट्री करना है, तो मैं कौन हुआ? व्हील कंपनी लिमिटेड हुआ। ठीक है, तो मेरे लिए ये जो लोन हुआ वो क्या हुआ? फाइनेंशियल एसेट हुआ, फाइनेंशियल लायबिलिटी हुआ या इक्विटी इंस्ट्रूमेंट हुआ? चूँकि मैंने लोन दिया है तो मेरे लिए फाइनेंशियल एसेट हो गया। ठीक है, अब ये ऑन मार्केट हुआ या ऑफ मार्केट हुआ? हमने पीछे देखा था कि ये कंपेरेबल लोन जो है वो 12% को मिस्टर एक्स, मतलब अगर मिस्टर एक्स बाहर से कंपनी के बजाय अगर बाहर से यही 10 लाख रुपए का लोन ले तो उनको 12% का ब्याज देना पड़ेगा। तो ये ऑफ मार्केट हुआ क्योंकि कंपेरेबल लोन्स की बात करी गई है इसमें। ठीक है, तो स्टेप 3 को फिर हम स्किप करेंगे, सीधा स्टेप 4 पे आएंगे। तो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट क्या हुआ? 12%, क्योंकि बाहर जो है उनको 12% में मिलेगा, तो EIR हो गया 12%। स्टेप 5, अब हमें जो है वो पीवी करना है, पीवी निकालना है। जो एक्सपेक्टेड जो कैश फ्लोज हैं उनको EIR से डिस्काउंट करेंगे तो हमारा जो है वो प्रेजेंट वैल्यू हमारी निकल जाएगी। तो आइए हम सबसे पहले यही काम कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड कैश फ्लो थी वो मोडिफिकेशन यानी जो प्रीपेमेंट हुई है उससे पहले वाली जो एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज थी उसको हमने EIR से डिस्काउंट कर दिया, डिस्काउंट करके हमने PV निकाल लिया। ठीक है, PV हमने निकाल लिया, लेकिन यहाँ पे बात ये होती है ना बाबू की मॉडिफिकेशन में एक
कैश फ्लोज होती है मॉडिफिकेशन से पहले की, फिर एक कैश फ्लो मॉडिफिकेशन के कारण चेंज हो जाती है। तो एक कैश फ्लो मॉडिफिकेशन से पहले की अलग होती है, एक कैश फ्लो मॉडिफिकेशन के डेट के बाद की अलग हो जाती है। तो हम जो अमोर्टाइजेशन टेबल बनाते हैं वो भी दो बनाते हैं, वो दोनों कैश फ्लोज का दो अमोर्टाइजेशन टेबल बनती है। एक तो मॉडिफिकेशन से पहले की जो कैश फ्लोज है उसके बेसिस पे अमोर्टाइजेशन टेबल बनेगी, एक जो मॉडिफिकेशन के बाद की जो कैश फ्लोज है उसके बेसिस पे एक अमोर्टाइजेशन टेबल बनती है। तो दो अमोर्टाइजेशन टेबल बनती है। तो अभी हमने ये मॉडिफिकेशन से पहले वाली अमोर्टाइजेशन जो कैश फ्लो थे उसके बेसिस पे अमोर्टाइजेशन टेबल हमने बनाई है। ठीक है, ये बन गई हमारी अमोर्टाइजेशन टेबल। उसके बाद हम आते हैं स्टेप 8 पे, जिसमें जनरल एंट्री हमें करनी है। ठीक है, तो हम अब तो सीधा जनरल एंट्री करनी है। तो हम दूसरी जो अमोर्टाइजेशन टेबल है, जो दूसरी जो कैश फ्लोज है, ये इसके अमोर्टाइजेशन टेबल बना लेंगे। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि हमने जो अमोर्टाइजेशन जो टेबल, ये देखो जो हमने बनाई है, ये पीवी निकला, पीवी का यूज़ करके अमोर्टाइजेशन टेबल बनाई है। तो जो अमोर्टाइजेशन टेबल जो बना, ये प्रीवियस वाला है, मॉडिफिकेशन से पहले वाला। अब हमें मॉडिफिकेशन के बाद वाला अमोर्टाइजेशन टेबल बनाना। तो मॉडिफिकेशन के बाद वाले कैश फ्लोज ये हैं। तो मॉडिफिकेशन के बाद वाली जो कैश फ्लोज हैं वो ये हैं। ठीक है, इस दिन तो मॉडिफिकेशन हुआ है 2 से 12 को, 12 के बाद वाली तो कैश फ्लोज ये हैं। तो हम इसका यूज़ करके ये जो 3 और 4 2003 2004 है, इसका के जो कैश फ्लोज है इसका यूज़ करके, सिर्फ इसका, ये तो हमारी प्री मॉडिफिकेशन, ये पोस्ट मॉडिफिकेशन कैश फ्लोज, इसका यूज़ करके हम एक और अमोर्टाइजेशन टेबल बनाएंगे। ये देखो, तो सबसे अमोर्टाइजेशन टेबल बनाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, हमें पीवी चाहिए। तो ये देखो, हम यहाँ पे सबसे पहले हमने जो नए कैश फ्लोज थे उसको हमने ईआई से डिस्काउंट किया, उसका पीवी निकाला, पीवी का यूज़ करके अब हम कैश फ्लो अमोर्टाइजेशन टेबल बनाएंगे। तो ये देखो, ये रही हमारी अमोर्टाइजेशन टेबल, है कि नहीं, बन गया ना अमोर्टाइजेशन टेबल ये। लेकिन जो ये प्री पेमेंट वाला जो ऑप्शन होता है, प्री पेमेंट वाला ऑप्शन में जो क्या होता है ना कि हमें 2 एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। वैसे तो कोई भी मॉडिफिकेशन का जो क्वेश्चन आता है उसमें ये 2 चीज़ आपको करनी पड़ेगी कि जो एक्सपेक्टेड कैश फ्लो थी मॉडिफिकेशन से पहले की, एक उसकी अमोर्टाइजेशन टेबल अलग बनानी है, और जो एक्चुअल कैश फ्लोज है मॉडिफिकेशन के बाद की जो कैश फ्लोज है उसकी आपको अलग से अमोर्टाइजेशन टेबल बनानी है। तो आपको ये नॉर्मल है, हर क्वेश्चन में करना पड़ेगा। लेकिन जब भी प्री पेमेंट वाली मॉडिफिकेशन आते हैं उसमें आपको 2 एडजस्टमेंट और करनी पड़ेगी। 2 एडजस्टमेंट कौन सी, जो आप प्री पे करोगे, यानी जैसे यहाँ पे जो है 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा पे किए हैं, तो ये जो 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा पे किए हैं वो जो मॉडिफिकेशन, वो जो एक एडजस्टमेंट है, एक एडजस्टमेंट इस एक्स्ट्रा जो एडिशनल 2 लाख है इससे रिलेटेड है। तो इसमें हमें जो एक्स्ट्रा जो 2 लाख हम पेमेंट करेंगे, तो इसमें हमें क्या करना होता है, जो प्री पेमेंट का अमाउंट है इसमें से हमें जो हमने प्रिंसिपल के अगेंस्ट जो हम कितना पे कर रहे हैं इसमें से हमें वो वाला कंपोनेंट निकालना होता है। उसके लिए हम यूज़ करते हैं ये वाला फॉर्मूला कि जिस दिन प्री पेमेंट है उस दिन जो है अमोर्टाइजेशन टेबल में क्लोजिंग बैलेंस क्या आ रही है कैश फ्लोज की, ओल्ड DIR का यूज़ करके, फिर उससे लेस कर देंगे हम जो न्यू फ्यूचर जितने भी कैश फ्लोज आ रही है उसमें उसका PV कितना आ रहा है। यानी जो पुरानी अमोर्टाइजेशन टेबल थी उसमें क्लोजिंग बैलेंस कितना आ रहा है इन द ईयर ऑफ प्री पेमेंट, और जो नई कैश फ्लोज है इसका PV कितना आ रहा है ऑन द डेट ऑफ प्री पेमेंट। इन दोनों को जो डिफरेंस जो आएगा वो हमारा लोन कंपोनेंट होगा। तो देखो, ये हमें टोटल हमारा जो प्री पेमेंट था ये, इसमें से लोन कंपोनेंट इतना, और जो बैलेंसिंग फिगर होता है, जैसे ये होता है बैलेंसिंग फिगर हमारा, ये बैलेंसिंग फिगर हमारे साथ अमोर्टाइजेशन गेन होता है। एक तो ये एंट्री है, ये एक ई एडजस्टमेंट, और दूसरी एडजस्टमेंट है अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस को लेकर के। अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस तो हमें पता है, अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस होता है जो ट्रांजैक्शन प्राइस में से जब हम PV माइनस करते हैं तो जो भी डिफरेंस बचता है उसको अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस करते हैं, और ओवर द टेन्योर ऑफ द टर्म या जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है उसको स्ट्रेट लाइन बेसिस पे हम राइट ऑफ करते रहते हैं। तो जब ये प्रीपेमेंट वाला जो डेट होगा, जिस दिन ये प्रीपेमेंट होगा उसके बाद जितना भी पीरियड बच रहा होगा और प्रीपेमेंट वाले डेट पे जितना बैलेंस बचा होगा, तो उस बैलेंस को दोबारा से अगेन स्ट्रेट लाइन बेसिस पे हम रीएलोकेट कर देंगे रिमेनिंग पीरियड में।
ये देखो यहाँ पे अगर मैं दिखाना चाहूँ एक बार तो ये देखो, शुरू में तो जो हमने किया वो जो हमने एलोकेट किया था 5 साल के लिए वो उसका ये आ रहा था 500 साल का, लेकिन इस डेट को रिपेमेंट हो गए तो इस डेट को इतना बैलेंस अमाउंट को बचा था और 2 साल और बचा हुआ था, तो इसको फिर हमने अगेन रीअलोकेट किया स्ट्रेट लाइन बेसिस पे, डिवाइड बाई 2 कर दिया तो इतना आ गया। ये था डिवाइडेड बाई 5 आते हुए इसमें प्रीपेमेंट होगी, प्रीपेमेंट तो फिर दोबारा से हमें करना पड़ा एलोकेट, तो यहाँ पे देखो इसको डिवाइड बाई फिर 2 किया हमने, तो ये है। तो अब सारे स्टेप्स हमने कर ही लिए हैं। स्टेप्स 8 हमारा जो जनरल एंट्री का वो बच गया, तो एक फटाफट जनरल एंट्री वाली हम देख लेते हैं। तो जनरल एंट्री में सबसे पहले होते हैं रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन किसकी? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और अमोर्टाइजेशन अमाउंट की। ये देखो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और अमोर्टाइजेशन अकाउंट की रिकॉग्निशन हो गई, उसके बाद हम अमोर्टाइजेशन करते हैं। ये देखो पीरियड एंड पे फिर हमने अमोर्टाइजेशन कर दिया डिवाइड बाई 5 करके, इसको जो अमाउंट आया उसको अमोर्टाइजेशन कर दिया। उसके बाद तीसरे में इंक्रीज इन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो हम रिकॉर्ड